Hello बच्चों, वेलकम टू गाइड फिजिक्स। टुडेज टॉपिक इज बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। आज हमने ये बात करनी है कि बार मैग्नेट सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट कैसे है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर ये टॉपिक की बात करी जाए ना, सिंपल इस हेडिंग की बात करी जाए तो ये इनकम्प्लीट हेडिंग है। बार मैग्नेट कभी भी सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट नहीं होता है। बार मैग्नेट किसके इक्विवेलेंट होता है? करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो असल में हमको लिखना चाहिए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। एनसीईआरटी सिलेबस में इस तरीके से हेडिंग दिया हुआ है, सीबीएसई वेबसाइट में भी हेडिंग इस तरीके से लिखा है, इसलिए मैंने भी ऐसे लिख दिया। लेकिन रियलिटी में ये बात है कि बार मैग्नेट को आप करंट कैरिंग सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट लिख सकते हो, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट। ठीक है ना। अब होता कैसे है ये हम सारी बात आज डिस्कस करते हैं लेक्चर में। सबसे पहली बात तो हम ये करें कि सोलेनॉइड कहते किसको हैं। सोलेनॉइड में बड़ा अच्छा सिंपल सा एग्जांपल है, चलो ऐसे ही एग्जांपल बताता हूँ। पहले मान लीजिए ये एक मार्कर है ना। अब इसके ऊपर आपने क्या करा, एक तार को ऐसे लपेट दिया, इस तरीके से ऐसे करके तार को लपेट दिया। तार को जब आप ऐसे करके लपेटेंगे ना तो वो एक हेलिकल मोशन बन जाता है। ये देखिए हेलिकल मोशन बन गया। इसको लाइक स्प्रिंग भी बोल सकते हो आप, है ना। अब स्प्रिंग कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ स्टिफ होते हैं। स्टिफ का मतलब हार्ड स्प्रिंग भी होते हैं। आपने देखा होगा जो साइकिल की गद्दी में स्प्रिंग होता है, स्कूटर के शॉकर्स में जो स्प्रिंग होता है, वो बहुत क्लोजली बाउंडेड होता है। क्लोजली बाउंडेड, सॉरी क्लोजली बाउंडेड होता है। क्लोजली बाउंडेड का मतलब यह है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो बहुत एक दूसरे के नजदीक होते हैं। मतलब एक टर्न उसी के नजदीक दूसरा टर्न, उसी के नजदीक तीसरा टर्न, उसी के नजदीक चौथा टर्न, ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब पेन की अंदर जो स्प्रिंग होता है उसमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है, आपने देखा होगा अक्सर थोड़ा थोड़ा गैप होता है। ठीक है ना। तो अगर हम एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की बात करते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नंबर ऑफ टर्न्स जितने एक दूसरे के नजदीक हों उतना अच्छा है। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हों तो भी अच्छा है, और एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए तो और भी अच्छा है। ठीक है। अब सोलेनॉइड की ये वाला पोर्शन जो होता है, लेंथ बोलते हैं इसको, और इसको आप एरिया बोल सकते हो या रेडियस ले लेते हैं। चलो यहाँ पे ये हमने रेडियस ले लिया। इस पूरे कॉइल का एक कॉइल, ये देखिए ये एक सर्कल का मतलब एक कॉइल, दूसरे सर्कल का मतलब दूसरा कॉइल, तीसरे सर्कल का मतलब तीसरा कॉइल। तो सोलेनॉइड इज अ ग्रुप ऑफ कॉइल्स, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अब इसका रेडियस हमने ले लिया r। ठीक है। अब रेडियस है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होना चाहिए। उस एरिया को आप a लिख सकते हो। एरिया को पाई आर स्क्वायर अगर हम ऐसा लिख दें तो एरिया ऑफ वन कॉइल आ गया। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी आइडेंटिफाई करो कि ये जो पोर्शन होता है ना इसको क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये अगर ये सोलेनॉइड है तो ये वाला जो सामने आपको दिखाई दे रहा है या इधर आपको ये पोर्शन जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। अब रेडियस है r, लेंथ है l, ये तो हो गया नॉर्मल सोलेनॉइड। अगर लेंथ की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है r से, लेंथ की वैल्यू r से बहुत बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि इनफाइनाइट लेंथ है, तो आप इसको बोलेंगे आइडियल सोलेनॉइड। नॉर्मल सोलेनॉइड में लेंथ भी फाइनाइट होता है और रेडियस भी फाइनाइट होता है। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट लेंथ ले लेते हैं तो उसके सामने ना रेडियस की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। उस केस को बोलते हैं आप आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है ना, आइडियल सोलेनॉइड, ये ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सोलेनॉइड की थोड़ी और थ्योरी आपको बताता हूँ। ये तो आपको समझ आ गई बात। अब क्या है कि आपने एक सोलेनॉइड लिया इस तरीके से, और यहां से आपने एक बैटरी लगा दी इस तरीके से, और एक ऐसे की लगा दिया। ठीक है। करंट पास करा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। बैटरी के टर्मिनल्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है। अब करंट जाहिर है ट्रेवल करते 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 कि कहाँ जाएगा, नेगेटिव में। शर्त ये है कि ये की क्लोज होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये चीज थ्योरी आप समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊंगा। ये बात दिमाग में आई कैसे कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है। अगर हम ये छोटी सी बात पे विचार करें तो एक मन में सवाल आना चाहिए ना, ये बात आई कैसे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इससे पहले, इसको आगे एलेबोरेट करने से पहले। न्यूटन ने ये कहा कि सेब जो है वो नीचे गिरा, उसी से उसने स्टडी करी और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की शुरुआत हुई, या ग्रेविटी की जो स्टडी हुई उसकी शुरुआत हुई, ऐसा हम कह देते हैं जिस जिस आधार पे 9th-10th में पढ़ाया जाता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से बताई जाती है? सेब नीचे गिरा, ये एग्जाम्पल लिया जाता है। अब न्यूटन ने इतने सालों के बाद, वो तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, और आम आदमी की भी बात भी कर लो तो रोज ही देखते हैं कि कोई ना कोई चीज नीचे गिर रही है, सबके दिमाग में क्यों नहीं आता है?
सबके दिमाग में क्यों नहीं आता कि सेब नीचे क्यों गिरा? न्यूटन के ही दिमाग में क्यों आया, और वो भी उसी समय क्यों आया? उससे पहले जितनी उम्र में उसने ये बात नोटिस करी होगी कि हाँ जी सेब नीचे गिरा, कोई ना कोई एज उसकी रही होगी। उससे पहले की उम्र में उसको, या पहले की एज में, या एक दो दिन पहले या साल भर पहले उसे क्यों नहीं माइंड में आई बात? इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। न्यूटन को एक थोड़े समय के लिए ना अकेला रहना पड़ा। जब अकेला उसको रहना पड़ा तो उसके पास कोई काम था नहीं। अब उस समय जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता है ना, तब वो ये सोचता है, या उसकी जो थिंकिंग लेवल होती है, वो थिंकिंग एबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे जाने लगती है। भाई दो बातें होंगी, या तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, और या फिर वो क्रिएटिव हो जाएगा। तो क्योंकि वो पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति था तो वो क्रिएटिव होने लगा, तो उसका दिमाग इन चीज़ों की तरफ जाने लगा जो चीज़ें नॉर्मल लाइफ में घटित होती हैं और इंसान सोचता नहीं उसके बारे में। तो एक खिड़की के पास वो बैठे हुए उसने देखा कि सेब नीचे गिरा। वहां से उसके मन में ये ख्याल पैदा होने लगा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। उस समय क्यों ख्याल पैदा हुआ? क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं था, एंड ही वॉज अलोन। जब इंसान अकेला होता है, मैंने आपको बताया कि या तो डिप्रेशन की स्थिति में चले जाता है, थोड़ा अगर अच्छा लेवल का बंदा है, पॉजिटिव लेवल का, तो वो क्रिएटिव लाइफ में चला जाता है। अब हमको क्रिएटिव लाइफ की तरफ सोचना चाहिए हम सभी को। अब क्या हुआ कि जब वो एकांत में बैठा, उसने सोचा, या उसको खिड़की से कुछ दिखाई दिया, उसने उसके बारे में अध्ययन किया कि ऐसा ही क्यों हुआ। वहां से एक लॉ की शुरुआत, कंसेप्ट जनरेट हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। इसी तरीके से सोलेनॉइड के ऊपर आ जाइए। सोलेनॉइड हम सब जानते हैं, स्प्रिंग है भाई, और उसमें करंट पास कर दिया। तो ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट से कंपेयर किया जा सकता है? ये बात कैसे आई माइंड में? तो इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट लगा सकते हैं हम। सोलेनॉइड के अंदर करंट पास किया, सर्किट को क्लोज किया और करंट पास किया, और जैसे ही करंट पास किया, सोलेनॉइड को अगर फ्रीली सस्पेंड किया गया, फ्रीली सस्पेंड का मतलब समझते हैं? ये जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, मैग्नेट को मैंने ऐसे लटका दिया, तो जब मैं मैग्नेट को लटकाऊंगा या इसको हैंग करूंगा, फ्रीली सस्पेंड करूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि ये नॉर्थ और साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। अगर मैंने इसे ऐसे रखा हुआ है तो इट विल अलाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैग्नेट को अगर आप एक नॉर्मल बार मैग्नेट को इस तरीके से अलाइन करेंगे, आप किसी भी दिशा में अलाइन करेंगे, तो वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में मोल्ड कर लेगी। मतलब एक एंड उसका नॉर्थ को दिखाएगा, दूसरा एंड उसका साउथ को दिखाएगा। ठीक है ना? इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। इसी तरीके से ये देखा गया, ये पाया गया कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड को जब फ्रीली सस्पेंड करो तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? मैग्नेट की। वहां से ये क्यूरियोसिटी जनरेट हुई, ओके इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ओहो, अब क्या है, इसमें एक केस और करा गया। यहां से ना इसकी पोलैरिटी बदल दी गई, बैटरी की पोलैरिटी बदल गई। मतलब कहने का यहां पॉजिटिव कर दिया गया और यहां नेगेटिव कर दिया गया। आप समझ गए? पोलैरिटी चेंज करने का मतलब करंट की दिशा बदल गई। अब करंट की डायरेक्शन ये नहीं रही, करंट की डायरेक्शन ये वाली हो गई। ठीक है? अब जैसे ही करंट की ये डायरेक्शन हुई तो ऑटोमेटिकली ये नोटिस हुआ कि ये सोलेनॉइड ने अपने आप को रिवर्स कर लिया। ठीक है जी? इट हैज अलाइंड इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ एंड साउथ। डायरेक्शन बदल गई, करंट की दिशा बदली तो इसका ओरिएंटेशन भी बदल गया। इससे ये बात प्रूफ हो गई कि हाँ जी 100% ये बात फैक्ट है कि इट इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। अब ये जो दो फॉर्मूले लिखे हैं ना, इसको मैं आगे जाके रिलेट करूंगा ये क्यों लिखे हैं, और इसको आप कैसे दोनों को रिलेट आपस में कर सकते हैं, या कैसे हम अपनी बात को मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, वो हम बाद में करते हैं। थियोरेटिकली आपको बात समझ में आ रही है, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं इसका। अब करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, ये बात हो गई एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। अब छोटी सी और बात करते हैं। अब सोलेनॉइड के अंदर ना दो बातें हैं। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करी जाती है और स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आउटसाइड अगर हम बात करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी वीक। ठीक है? एंड नॉन यूनिफॉर्म, वीक के साथ नॉन यूनिफॉर्म। अभी मैं ना ये वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी के ऊपर बात करते हैं। तो हमने क्या करना है कि एक सोलेनॉइड लिया, यहां पर इस तरीके से हमने देखा कि अंदर फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड है, और बाहर जो फील्ड लाइंस हैं वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को शो कर रही हैं क्योंकि कर्व हो गई। ठीक है?
अब अगर मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से और इसको मैं क्लॉकवाइज मान लेता हूं, ये पहला साइड जो है मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, इसका मतलब हो गया साउथ पोल। दूसरा साइड ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, इसका मतलब नॉर्थ पोल। एक साइड साउथ पोल, दूसरी साइड नॉर्थ पोल। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, किधर को जाती हैं? साउथ की तरफ, ठीक है। लेकिन मैग्नेट के अंदर कहां से ट्रेवल करती हैं, कहां से कहां तक? साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट दे आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्लियर हो गई इतनी बात? ये आता कैसे है ये भी हम बात करेंगे। ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। ये पैरेलल लाइन कैसे बनता है ये भी बताऊंगा अभी। अब ये तो सोलेनॉइड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब सोलेनॉइड में मैंने शुरुआत में बताया था कि एक कॉइल ले लो, दूसरी कॉइल ले लो, तीसरी कॉइल ले लो, चौथी कॉइल ले लो, सबको साथ में कनेक्ट कर दो तो ये एक सोलेनॉइड बन जाता है, ठीक है ना। वायर बीच में कट नहीं होना चाहिए, कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। अब आप अगर सिंगल कॉइल की बात करते हैं तो एक रूल होता है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का अगर आप यूज करोगे तो यू कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसे करंट ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से, ये एक लूप है, ये एक रिंग है, इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं ये एक रिंग है, करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है आपकी तरफ जा रहा है। अब ये नीचे गया, अब ये फिर मेरी तरफ आया, अब ये ऊपर गया, फिर ये आपकी तरफ आया। मैं यहाँ पे सर्कुलर लूप लेके समझा रहा हूं, रेक्टेंगुलर लूप से भी ये बात समझाई जा सकती है। अब राइट हैंड थंब रूल आपको मालूम है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऊपर आ रहा है मेरी तरफ, ऐसे घूम करके मेरी तरफ जब आ रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। देखिए फिंगर्स अंदर को जा रही हैं इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। करंट आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे करके करंट ऐसे आया, यहां देखिए इस तरीके से आप लगा सकते हैं। फिर करंट नीचे गया, फिर आप इस तरीके से लगा सकते हैं, तब भी आप ऐसे लगा सकते हैं। फिर करंट मेरी तरफ आया, फिर आप ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे देखिए हर बार। समझ आ रही बात? ऐसे करके यहां से ये फिंगर्स are representing the direction of magnetic field. This thumb is representing the direction of electric current. अब by the use of right hand thumb rule हमने आइडेंटिफाई किया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, अगर हम इसको 3D बनाने की कोशिश करें इस तरीके से ये करंट आया, ये करंट आया, फिर ये करंट ऊपर गया और ये करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गई? इस तरफ। एक और एग्जांपल ले लो, ये यहां पर इसको बोल दो साउथ, ठीक है। तो ये दूसरी साइड से क्या बन गया? नॉर्थ। नॉर्थ से लाइंस बाहर निकलती हैं, कहां जाती हैं? साउथ की तरफ। अब क्या होगा कि जैसे ही लाइन निकली वो ऐसे मोल्ड हो जाएगी। ये देखिए ये एरो, बीच वाली लाइन को स्ट्रेट आप बना दो इस तरीके से, यहां वाली लाइन को आप इस तरीके से बना दो, ये नॉर्थ से बाहर निकली। अब ये मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। मैंने पिछली एक क्लास में बताया था कि अगर इसको आप थिकनेस इसकी ज़्यादा ले लेते हैं, ये देखिए अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा ले लेते हैं तो ये एक सिलेंडर की तरह लगेगा, ये एक सिलेंडर की तरह मतलब पाइप की तरह लगेगा। पाइप के इस साइड, मेरी साइड है साउथ पोल, दूसरी साइड है नॉर्थ पोल, तो पाइप के अंदर जा रही है लाइन साउथ से नॉर्थ, पाइप के बाहर कहाँ से आ रही हैं? नॉर्थ से साउथ, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब दूसरी बात समझिए जरा, एक दूसरी रिंग यहां रख दी। अब दूसरी रिंग यहां रख दी तो यहां पर भी साउथ है और यहां पर भी नॉर्थ है। करंट की डायरेक्शन वैसे ही है जैसे इस रिंग में है, ठीक है। यहां से लाइन बाहर जाएंगी, साउथ की तरफ जाएंगी, यहां से लाइन बाहर निकली और ऐसे घूम करके साउथ की तरफ आ गई, ठीक है। अब ये दो रिंग अलग अलग रखी हुई है थोड़ी दूरी पर, दोनों एक जैसी हैं और डायरेक्शन ऑफ करंट भी एक जैसा है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक जैसी है। अब हमने क्या करा, इन दोनों रिंग्स को नजदीक ले आए थोड़ा थोड़ा। जब हम नजदीक ले आए तो क्या होगा वो समझिए। एक रिंग और दूसरी रिंग को जब आप नजदीक लेके आएंगे, दोनों आइडेंटिकल रिंग्स हैं, जब दोनों यहां पर था नॉर्थ पोल, यहां पर था साउथ, यहां था नॉर्थ और यहां था साउथ, ठीक है। ये इस तरीके से हमने ऐसे करंट ले लिया, फर्ज करिए। अब यहां से लाइन निकलेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, कहां जाएंगी? साउथ की तरफ। तो देखिए लाइंस ऐसे जाएंगी, ये देखिए इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। नॉर्थ से गई साउथ की तरफ। क्लियर हो गया पॉइंट? अब ये वाली रिंग और ये वाली रिंग को थोड़ा नजदीक लेके आओ, यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेगा। हमने क्या करा, रिंग को नजदीक लेके आए। अब यहां से जो लाइन निकली ना, वो थोड़ा सा कर्व जो है वो कम हो जाएगा,
यहाँ से देखिए ये कर्व थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा कर्व है, यहाँ थोड़ा कम हो गया। अब हमने क्या करा, और नज़दीक लेके आए। जब और नज़दीक लेके आए तो कर्व और कम हो गया और वो लगभग लगभग पैरेलल हो गई, लगभग लगभग स्ट्रेट लाइंस हो गई। और ज़्यादा नज़दीक लेके आए, बिल्कुल पैरेलल हो गई। अब देखिए आप, पहले केस ये लिया हमने, फिर हमने उसको कॉइल को नज़दीक करा, मतलब रिंग्स को नज़दीक करा, फिर हमने और नज़दीक करा, फिर हमने और नज़दीक किया, तो हमने देखा कि लाइंस आर मूविंग इन पैरेलल फॉर्म। अब पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर होंगी तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यूनिफॉर्म। ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये शो करता है कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होती है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम और आगे की बात करते हैं। सोलेनॉइड का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एक रॉड ले लिया और इसके ऊपर ऐसे करके एक तार लपेट दी, बन गया सोलेनॉइड। उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ। अब ये जो सोलेनॉइड में हम मटेरियल कौन सा लें, या हम जो वायर लपेट रहे हैं ऐसे, वो कैसी होनी चाहिए वो सुनिए। एक सोलेनॉइड अगर हम लेते हैं ना, तो उसके ये जैसे ये वायर्स हैं, इस तरीके से ये वायर्स हमने ऐसे लगा रखे हैं, तो ये वायर होनी चाहिए इंसुलेटेड। ये इंसुलेटेड वायर का मतलब हो गया, जैसे ये माइक का मैं एग्जांपल आपको लेके देता हूँ। ये देखिए ये माइक, ये वायर है, ठीक है। अब ये वायर के ऊपर ना प्लास्टिक कोटिंग है। अगर मैं ये दोनों लेयर इसको चिपका भी देता हूँ तो ये स्पार्क नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि प्लास्टिक कोटिंग है इसके ऊपर। इसको बोलते हैं इंसुलेशन। अगर ये प्लास्टिक कोटिंग हटा दूंगा मैं और वायर ऐसे टच कर जाएंगे तो स्पार्किंग हो जाएगा ना, ठीक है। बस वायर इंसुलेटेड होनी चाहिए, का मतलब अगर टच भी कर जाए तो स्पार्किंग नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बीच का जो रॉड हम डालें या ना डालें, अगर हार्ड स्प्रिंग है, हार्ड हमारा सोलेनॉइड है, स्टिफ है, तो रॉड बीच में ना भी लगाओ तो भी काम करेगा। लेकिन अगर हल्का सा स्प्रिंग है तो वो झूल जाएगा। तो उसके लिए जो ये मटेरियल होना चाहिए, इट शुड बी नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग ऐसे ले सकते हो आप, एक गत्ते का टुकड़ा ले लो, कार्डबोर्ड ले लो, ऐसे इंसर्ट कर दो, कार्डबोर्ड का रोल बना दो, उसके ऊपर एक तार को ऐसे लपेट दो, इंसुलेटेड वायर को लपेट दो, वो सोलेनॉइड हो गया। करंट उसमें फ्लो करा दो, बैटरी लगा करके की लगा दो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब आप ये समझ गए सोलेनॉइड का बेसिक थ्योरी। अब हम कुछ फॉर्मूला के हिसाब से बात करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला किसका है और ये फॉर्मूला किसका है, पहले मैं बताता हूं आपको। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल से शुरुआत करूंगा मैं, तीन चीजें कंपेयर करूंगा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, और एक हम बात करेंगे करंट कैरिंग कॉइल के बारे में, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ाते चले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग कॉइल अगर आप समझ गए तो सोलेनॉइड ऑटोमेटिकली उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, सोलेनॉइड का केस, ठीक है। अब सुनिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने ले लिया 2a। अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q × 2a, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ आ रही है आपको बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पर एक बार मैग्नेट ले लो, यहाँ हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव एंड साउथ पोल इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसी की देखा देखी एक फॉर्मूला बना दिया गया जिसको बोला गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिंबल हो गया कैपिटल M। यहां से इसकी जो दोनों पोल्स के बीच की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड 2L, और एक पोल की जो स्ट्रेंथ है उसको हमने बोला स्मॉल m। तो क्या फॉर्मूला बना, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ भी बोल सकते हो, यहां पर आप इसको मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं और डाइपोल लेंथ भी बोल सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसका जो एक पोल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, m। पोल स्ट्रेंथ इंटू डाइपोल लेंथ, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, दोनों मिलते जुलते फॉर्मूलाज हैं। आप देख लो, इस फॉर्मूले को ना आप कह सकते हो कि इसी के आधार पर बना दिया गया। अब बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में यहां पर एक केस आता है एक्सियल पॉइंट, मैं यहां लिख देता हूं एक्सियल पॉइंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/4πε0 2p/r³, ठीक है।
ये एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जब आप एक्सियल पॉइंट कंसिडर करते हो, और एक्सियल पॉइंट में भी आपने ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अगर लिया तो ये पॉइंट P जो है यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस इसका R लिया जाता है, ये टोटल डिस्टेंस 2a होता है, तो आधा डिस्टेंस हो जाता है a। अब ये P पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो उस केस में R की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, R की वैल्यू जब a से बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी 1/4πε0 2p/r³। इसी की देखा देखी बिल्कुल यही फॉर्मूला लिखा है। ये कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये कांस्टेंट होता है 1/4πε0 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिज्म में कौन सा कांस्टेंट चलता है, μ0/4π। यहाँ लिखा है 2p, यहाँ लिखा है 2m, डिनोमिनेटर में r³ दोनों जगह। और p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखिए यहाँ हो गया m और यहाँ हो गया हमारा p, दोनों मिलते जुलते हैं ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस और मैग्नेटिक डाइपोल का केस, अब आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, कई बार फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। सिर्फ 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, तो फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। बेसिक कंसेप्ट तो बता ही रहा हूँ सारा, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब हम ये बात करते हैं करंट कैरिंग कॉइल की और इसको रिलेट करेंगे इनके साथ। यहां पर मुझे एक टर्म और समझानी है। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अब हम बात कर रहे हैं करंट कैरिंग कॉइल की। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल, सिंगल कॉइल की बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो हम ये लेते हैं बार मैग्नेट के लिए, लेकिन जब ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ या बायट-सैवर्ट लॉ की बात आई तो इन्होंने क्या रखा, किसका कंसेप्ट रखा, करंट का या फिर करंट एलिमेंट का। करंट एलिमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, व्हाट इज अ करंट एलिमेंट। प्रोडक्ट ऑफ आई यानी कि करंट इनटू स्मॉल लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ, आई इनटू डीएल जब आप करोगे तो वो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज नोन एज करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पिछले प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर आप सर्च करोगे ना तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा करंट एलिमेंट के ऊपर। इसकी यूनिट क्या बनेगी, करंट का यूनिट एम्पियर और इसका डीएल का मतलब यूनिट क्या बना, डिस्प्लेसमेंट का, मीटर, एम्पियर इनटू मीटर। ठीक है, नाउ दिस इज करंट एलिमेंट। अब बायट-सैवर्ट लॉ और ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट जब आए तो उन्होंने ये बात रखी कि मैग्नेटिज्म किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, करंट की वजह से। वहां से ये बात प्रूफ हुई, उसका आगे इस्तेमाल करके या स्टडी करके m = IA। अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे, ये तो हमने फॉर्मूला कहां से बना दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखा, उसी के जैसे सिमिलर केस कंसिडर करा और बना दिया फॉर्मूला। लेकिन बाद में ये बात एराइज हुई और पिछली क्लासेस में मैंने ये बताया भी है कि मैग्नेटिज्म का जो रूट कॉज है वो क्या है, बेसिक कॉज क्या है, करंट। करंट होता है मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो एक्चुअल फॉर्मूला डिराइव होकर के आया दैट इज IA। ठीक है, अब यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ टर्न्स अगर एक से ज्यादा है मतलब n टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाएगा, NIA। अगर आप एक कॉइल ले रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न हो गए 1। अगर आपने 10 कॉइल रख दी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक तो कितने टर्न्स हो गए, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो NIA, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज बताता है आपको, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। एक करंट कैरिंग सॉलिनॉइड ले लो या कॉइल की बात करो या एक मैग्नेट की बात करो तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है ना वो किस पे निर्भर करती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन पे आ सकता है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का बेसिक रूट कॉज क्या है, बेसिक फैक्टर क्या है जिसके ऊपर वो निर्भर करती है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट के एम्पलीट्यूड पे, करंट के मैग्नीट्यूड पे और एरिया के ऊपर, NIA। ठीक है ना, A स्टैंड्स फॉर एरिया, I स्टैंड्स फॉर करंट। नंबर ऑफ टर्न्स करंट और एरिया के ऊपर निर्भर करता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसके ऊपर फर्दर निर्भर करती है मैग्नेटिक फील्ड। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। अब हमने करंट की टर्म्स में ये चीज शो करनी है, ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्मूले के बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं। डेरिवेशन इस लेक्चर में नहीं करके दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको इलेबोरेशन दे रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल, इसका फॉर्मूला ये होता है। और कैसे बनता है, क्या केस होता है वो भी समझिए जरा। देखिए यहां पर आपने एक कॉइल लिया इस तरीके से, उसमें करंट ट्रेवल कर रहा है, कोई भी आप डायरेक्शन मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं ले लेता हूँ करंट, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया x, ये पॉइंट हो गया P,
ये रेडियस हो ले लिया मैंने a, इस डिस्टेंस को आप कुछ भी लिख सकते हो, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से इस p पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो। मैग्नेटिक, इसमें राइट हैंड थंब रूल का यूज लगता है, करंट एलिमेंट का केस आता है तो dB जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, क्योंकि अगर आप छोटे से एलिमेंट को कंसिडर करोगे ना, छोटे से एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड भी तो छोटी सी होगी, उसका बाद में इंटीग्रेट किया जाता है तो फिर वो B बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू नॉट कांस्टेंट हो गया, I क्या हो गया, कॉइल के अंदर पास होने वाला करंट, A क्या हो गया, रेडियस ऑफ द कॉइल, X क्या हो गया, पॉइंट P से लेकर के सेंटर ऑफ द कॉइल का डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले को। अब मैं क्या करने वाला हूँ, B इज इक्वल टू, मैंने लिखा है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब क्या करिए, मल्टीप्लाई बाय 2 करिए तो डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, बट 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4। ठीक है, आई ए स्क्वायर, ये वाला जो 2 है इसको मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये 2 इंटू 2 4 हो गया, और फाइनली डिनोमिनेटर बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब मैंने क्या करा, यहाँ तक आ गया, अब मैंने पाई से मल्टीप्लाई करा, पाई से मैंने मल्टीप्लाई करा तो पाई से मैंने डिवाइड भी करा। अब ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ आ गया, ये 2 ऐसे रहने देंगे हम इसको, 2 आई हमने ऐसे छोड़ दिया, पाई को ए के साथ लिख दिया तो बन गया पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ तक पहुँच गए, देखिए इतनी बात समझ आ गई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट हो गया, 2i पाई ए स्क्वायर क्या बना, पाई इंटू ए स्क्वायर, एरिया ऑफ द कॉइल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये बन गया हमारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ बन गया 2i a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब सुनिए जरा, अगर ये p पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे हमने इस केस में बताया था, इसी तरीके से p पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है, x की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है a से, तो उस केस में आप नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो a आ रहा है इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ हमने इग्नोर कर दिया तो x टू द पावर 2 बचा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया x टू द पावर 3। इतनी बात समझ आ रही है? देखिए जरा इसको कंपेयर करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ लिखा है, नीचे क्या लिखा है एक्स क्यूब, यहाँ लिखा है आर क्यूब, यहाँ डिस्टेंस हमने आर से ले लिया, यहाँ एक्स से ले लिया, बात एक ही है। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए ये लिखा है 2, ये आ गया 2। अब उसके बाद क्या लिखा है आई ए, यहाँ पे क्या आया है m। आप समझ रहे हैं आई ए क्या चीज होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब, ये डिस्टेंस मैंने x से लिया, वहां r से लिया है, दोनों को एक ही रख सकते हो चाहो तो। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर x का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ ये चीज आपने x से लिया, कंफ्यूज ना होना इसमें, ये देखिए ये डाइपोल की लेंथ में ये डिस्टेंस हमने x ले लिया जिसको मैंने r बताया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या मिलता जुलता नहीं है, देखो आप, कॉइल, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो कॉइल है इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। अब हमने बात करनी है कि सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कॉइल लगा रखी है आपने, एक कॉइल का आंसर ये आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स अगर एक से ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट उस केस में क्या माना जाता है NIA। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक्चुअल फॉर्मूला NIA ही है, सिंगल टर्न है तो n की जगह 1 कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा है तो n की वैल्यू जो भी आएगी वो रख दी जाएगी। ठीक है, तो असल में यही फॉर्मूला हमारा सोलेनॉइड के लिए भी बन गया। अब हम ये बात कह सकते हैं कि सोलेनॉइड इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। पूरा थ्योरी लेक्चर है, इसको बहुत अच्छे से समझिए, तभी आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होंगे कंसेप्ट्स, और साथ में नोट्स बनाने की कोशिश करिए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।